हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस बी राठौर और अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज 17 मई 2000 और आज के इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जो स्पेशल लीव पिटीशन डिसमिस हुई 10 मई 2022 को दोनों कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 दोनों को लीव दिया गया। दोनों कैटेगरी वाले लोग पेंशन के बन गए। कैटेगरी जो 1 है वो लोग हैं जिन्होंने 30 सितंबर 87 के बाद ऑप्शंस फॉर्म भरा। इसका मतलब जो कट ऑफ डेट थी 30 सितंबर 87 वो निकल गई थी और आपने उसके बाद जो ऑप्शन फॉर्म भरा उसकी कोई वैलिडिटी नहीं थी। उसको कैटेगरी 1 में डाला गया जो एनके बख्शी के नाम से केस फेमस है और उनको पेंशन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद कुछ नहीं करना। आपका कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी अपने आप ले रही है और जो कॉलेजेस एक्शंस में नहीं आए वो भी एक्शंस लेना बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। कैटेगरी 2 जिन लोगों ने ऑप्शन फॉर्म भरा कि हमें सीपीएफ चाहिए और वो फॉर्म भर दिया गया 30 सितंबर 87 तक, उनको भी रिलीफ दिया गया क्योंकि यूनिवर्सिटी ने इसके बाद 98 तक बहुत सारे ऑप्शंस दिए। कोर्ट ने यह कहा कि जब आपने 87 कट ऑफ के बाद 12 ऑप्शंस दिए, बाकी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में 2003 तक ऑप्शंस दिए गए, आपने 2469 एम्प्लॉइज को इस दौरान 87 से लेकर 98 के बीच में उन सब लोगों को पेंशन दी। तो ये जो लोग सेकंड कैटेगरी के हैं जिन लोगों ने ऑप्शन फॉर्म भर दिया था सीपीएफ का कि हमें सीपीएफ में कंटिन्यू करना चाहते हैं 30 सितंबर 1987 से पहले, उनको एक चांस और दिया जाना चाहिए। तो इस कैटेगरी के जो एम्प्लॉइज हैं उनको आपका कॉलेज, आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको एक फॉर्म देगा और उसमें यदि हो सकता है कुछ लोग सीपीएफ में कंटिन्यू आज भी करना चाहें तो उनको करने दिया जाएगा। जो आपने दोनों केसेस में सीपीएफ का पैसा ले लिया कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का, उसको वापस करना होगा 8% सिंपल इंटरेस्ट के साथ। तो कैटेगरी 2 वालों को आपका एम्प्लॉयर एक चांस देगा फॉर्म भरने का और उसमें कुछ टाइम दिया जाएगा, 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन। तो आप अपने कॉलेज से जुड़े रहिए और वहां से इंफॉर्मेशन अपडेट लेते रहिए। अब बात उठती है ऐसे लोगों की जिन एम्प्लॉइज की डेथ हो गई। ऐसे केस में कैटेगरी 1 वालों का क्या होगा, उनके जो लीगल हेयर्स हैं, स्पाउस हैं। कैटेगरी 2 का क्या होगा। कैटेगरी 1 वालों के लिए आप एक कॉलेज को डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी देंगे और उनको इंटीमेट कर दीजिए कि अब वो एम्प्लॉय अलाइव नहीं है और फिर जो लीगल हेयर है या ज्यादा लोग हैं तो सक्सेशन सर्टिफिकेट आपको कोर्ट से लेना होगा, वो कॉलेज को देगा। सेकंड कैटेगरी में भी यही होना है कि सेकंड कैटेगरी के लोग कॉलेज को, डिपार्टमेंट को इंटीमेट करेंगे और सेकंड कैटेगरी में आप ये बताएंगे कि आप पेंशन में इंटरेस्टेड हैं। एम्प्लॉयर उसी तरीके से आगे वर्किंग्स करेगा। तो लीगल हेयर को जो फैमिली पेंशन मिलनी है, यदि उसका स्पाउस अलाइव है तो फैमिली पेंशन का हकदार है, या बाकी जो फैमिली पेंशन के हकदार हैं उसमें डॉटर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, लेकिन ये एम्प्लॉयड नहीं होने चाहिए, इनकी इनकम अपनी नहीं होनी चाहिए और साथ में मैरिटल स्टेटस मैरिड नहीं होना चाहिए। वो अनमैरिड हो सकता है, विडो हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है। और फैमिली पेंशन किस डेट तक मिलेगी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। जब तक वो एम्प्लॉय पेंशन मिलेगी जब तक वो अलाइव रहा, उसके बाद मिलेगी फैमिली पेंशन और फैमिली पेंशन का कम्यूटेशन पर कोई असर नहीं होता। 1 लाख आपकी लास्ट ऑन सैलरी 50% हो गया आपका 50,000। यदि आपने उसको कम्यूट करा लिया 40% से तो आपके अमाउंट रह जाता है 30,000। लेकिन फैमिली पेंशन के केस में सीधा 1 लाख की जो आपकी लास्ट ऑन सैलरी थी उसका सीधा 30% हो जाता अमाउंट। पेंशन जो मिलती है वो टैक्सेबल होती है
अंडर द सैलरी, लेकिन जो फैमिली पेंशन टैक्सेबल होती है वो होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आप फैमिली पेंशन का भी बाइफरकेशन कर सकते हैं, सेक्शन 89(1) का रिलीफ ले सकते हैं, और पेंशन में भी जो आपको इयर्स मिल रहे हैं, आपका रिसीट बेसिस पर जो अमाउंट मिलता है तो हो सकता है वो सरचार्ज की कैटेगरी में जा रहा हो। आप बाइफरकेट कर लेंगे तो सारा का सारा सरचार्ज आपका रिफंड हो जाएगा। और ये बाइफरकेशन का काम किसी ट्रेंड व्यक्ति से करवाएं। 10E फॉर्म भरना होता है पोर्टल पर। आप जल्दबाजी में अपना ज्ञान यदि नहीं है आपके पास तो उसका इस्तेमाल ना करें। आप अपना रिफंड खटाई में डाल देंगे। आपको अपनी रिटर्न्स रिवाइज नहीं करनी, आपको अपनी रिटर्न्स एक्रूअल और रिसीट बेसिस पर 10E के अंदर दिखानी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।